पोर्चुगल ने अपने बॉर्डर कंट्रोल को कम्प्लीटली अपग्रेड कर लिया है। अब यहाँ पर और ज़्यादा सख्ती होगी एंट्री और एग्ज़िट पर, काफ़ी सारी चेकिंग्स भी है और आपको सब कुछ यहाँ पे डिजिटलाइज़ मिलने वाला है। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या इससे इम्पैक्ट होने वाला है। अलामेश अमिगोश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिसेंटली, जैसे काफ़ी टाइम से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बॉर्डर कंट्रोल ज़्यादा होने वाला है, उस पर डिजिटलाइज होने वाला है सारा कुछ सिस्टम। सो अभी रिसेंटली 20 मई को ये बॉर्डर कंट्रोल की जो 3 चीज़ें थी, 3 अपग्रेड जो उसमें लाए गए नए, वो इम्प्लीमेंट किए गए। और उसके नेक्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा केओस हो गया था एयरपोर्ट पर, क्योंकि चेकिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो लोगों के लिए भी अभी काफ़ी नया है। तो अगर आप पोर्चुगल आने का सोच रहे हैं या पोर्चुगल में रहते हैं और आप बाहर जाएंगे आएंगे, तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो न्यू सिस्टम है उसके जो ये नेम है मैं आपको बता रही हूँ, पास प्लस करके है, वीज़ा फॉर ESE और पोर्टल दस फ्रंटेरस। तो ये सब जो सिस्टम्स है वो बॉर्डर पे आपका एंट्री और एग्ज़िट को कंट्रोल करेंगे। उसमें आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका बायोमेट्रिक डेटा और आप कब वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, कब एंटर हो रहे हैं, ये सारा कुछ लाइव उसमें कैप्चर होगा। तो उसमें आपका, जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर लेते हैं बिना कार्ड के भी, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप पोर्चुगल में रहते हैं ऑलरेडी और आपके पास रेजिडेंस परमिट भी है और फिर आप बाहर जाते हैं, तो उस केस में आपको पता है कि आप 6 मंथ तक बाहर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो रेजिडेंस परमिट का जो पूरा ड्यूरेशन है उसके टाइम में अगर आप उससे ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रुकते हैं, तो वो भी आपका ट्रैक होगा। अभी कोई चेक नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिपेंडेंट एज कार्ड भी मिला है, तो वो भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन अपना कार्ड उनको मिल जाता है और रिन्यू भी हो जाता है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सारे सेम होते हैं। तो ऑटोमेटिक अगर रिन्यूअल होता है तो वो सब प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जब भी वो एंटर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि वो अब एंट्री नहीं कर पाएंगे। जब बॉर्डर चेक होगा तो उसमें पूरा डेटा उनका मिल सकता है। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रुकना पड़ रहा है, तो आप उस केस में आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, ताकि आप यहाँ आने के बाद अब पूरा रेडी, और फ़्लाइट बुक करने के बाद अब जहाँ यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हो सकता है आपको एंट्री ना करने दिया जाए। तो उस केस में आपको वीज़ा लेना पड़ेगा फिर से यहाँ पर एंट्री करने के लिए। और अगर आप किसी रीज़न से जा रहे हैं, कोई मेडिकल रीज़न है, कुछ है, तो आप उसमें आइमा को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी एक्सटेंशन हो सकता है, कुछ भी आपको प्रूफ आप दे सकते हैं किसी भी रीज़न से, तो वो आप बता सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मली लोग अभी आ रहे जा रहे थे, एंटर हो रहे थे, कि अगर 6 मंथ एग्जिट एक्स्ट्रा भी हो गया, एक्सीड हो गया, तो भी वो आते थे, तो वो सब अभी नहीं हो पाएगा। दूसरा, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो यहाँ के लोग आपको दे सकते हैं। जैसे अगर कोई वीज़ा अप्लाई कर रहा है इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से, तो अगर उनके कोई रिलेटिव, फ्रेंड या फैमिली रहते हैं, तो वो उनको एक इनविटेशन लेटर लिख करके दे देते हैं। तो जब वो इनविटेशन लेटर दिखते हैं तो वो सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन का होता है। अगर जो बंदा नया आ रहा है उसका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर उसने अपना स्टे एक्सेड किया या कोई भी रूल ब्रेक किया, तो उस केस में जिसने टर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनविटेशन लेटर लिखा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये आप सोच समझ करके ही किसी को भी दें। दूसरा, जो ये इनविटेशन लेटर है वो नोटराइज होना ज़रूरी है। पहले कभी ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे ही सेंड कर देते थे और फिर वो वीज़ा के लिए एक्सेप्ट भी हो जाता था, लेकिन अभी वो नहीं होगा, क्योंकि वो बॉर्डर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ये सब चीज़ें। तो वो प्रॉपर नोटराइज होना चाहिए। दूसरा, जो लोग जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके रिजेक्शन अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि
पहले उतना नहीं किया जाता था, अकोमोडेशन के लिए नहीं पूछा जाता था, आपका रिटर्न टिकट नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ये बॉर्डर कंट्रोल की वजह से भी और दूसरा वीज़ा भी, एम्बेसी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो वो आपको आपका अकोमोडेशन पूछते हैं, जो आपका 10-20 दिन का अकोमोडेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं जनरली, और आपको वो पूरे ड्यूरेशन का बुक करना होता है। जैसे आप 4 महीने के लिए हैं अब, तो उसके हिसाब से आपको 4 महीने का बुक करने को कहते हैं। दूसरा, आप जो अकोमोडेशन बुक करते हैं उसका आपके पास पेपर होना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। आपके पास, अगर आप एज टूरिस्ट एंटर कर रहे हैं तो आपके पास आइटनरी भी होनी चाहिए, कुछ आप बुकिंग्स जो भी आप दिखा सकते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि आप जेन्युइन विजिटर हैं और आप रिटर्न भी जाने वाले हैं। तो रिटर्न टिकट भी आपको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। और एक और डॉक्यूमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कम्प्लीटली कवर होना चाहिए जितने भी टाइम के लिए आप यहाँ पर स्टे कर रहे हैं उसमें। अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो उसके हिसाब से आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं, शेंगन वीज़ा आपको जैसे मिलता है 3 मंथ्स का। या अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहे हैं, अगर आपका प्लान है यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो उस केस में बेटर होगा कि आप 6 मंथ या 1 ईयर का भी ले सकते हैं। सो ये सब बॉर्डर कंट्रोल है, इससे एंट्री एग्ज़िट पर फ़र्क पड़ने वाला है। अभी तक होता था कि लोग चले जाते थे कि कोई फ़्लाइट में चेक नहीं करता है, तो रोड पे चेकिंग होती है। सो ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन अब ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो आपके लिए अपडेट है, अगर आप पोर्चुगल आने वाले हैं या एग्ज़िट करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, आप किसी को इनवाइट करने वाले हैं, तो उसके साथ में आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।